धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। तो आज मैं संजय बनकर आपको बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। कुछ ही समय में महाभारत होने वाला है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि महाभारत होने वाला है? तो इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ एक ऐसा घटनाक्रम है जिसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम 3 सेक्शंस में बात करेंगे। पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि वो घटनाक्रम क्या है। दूसरे सेक्शन में मैंने जो स्टेटमेंट दिया कि महाभारत होने वाला है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको मैं सपोर्टिंग एविडेंस दूंगा उस स्टेटमेंट को। तीसरे सेक्शन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये युद्ध हमें क्यों लड़ना पड़ेगा। अगर हम पिछले 1 से 1.5 महीने का घटनाक्रम देखें तो अक्टूबर के लास्ट वीक में द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल की उड़ान भरी थी और उस उड़ान में उन्हें पर्टिकुलरली कुरुक्षेत्र और ब्रह्म सरोवर दिखाया गया था। कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक जमीन के ऊपर है, आप अपने दाहिनी तरफ ब्रह्म सरोवर देख सकती है। क्या आप अपने इस अनुभव से देश को कोई संदेश देना चाहती है मैम? प्रिय देशवासियों, नमस्कार। राकेल की ये उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। इस आधुनिक विमान से आज मैं इस प्राचीन भूमि और ब्रह्म सरोवर की को देख रही हूँ, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। हमारी सैन्य से क्षमता और मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो रहा है। मैं इस उड़ान से के लिए सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। गौर करना इस बात पे, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कुरुक्षेत्र दिखाया गया। उसके बाद नवंबर में पाकिस्तान ने हमारी एक बोट कैप्चर की जिसका नाम था नर नारायण। अब जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता होगा कि महाभारत के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं और उसी दौरान दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को कैद करने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसी गीता महोत्सव के दौरान हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र जाते हैं। चलो ठीक है, इवेंट अटेंड करने गए होंगे, मगर उसी दिन 24 नवंबर को दिल्ली में सिंधी समाज के एक सम्मेलन में राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं कि सिंध जो है वो सांस्कृतिक तौर पे भारत का हिस्सा है। भौगोलिक तौर पे सिंध पाकिस्तान में आता है, मगर सीमाएं तो कभी भी बदल सकती है। 25 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र जाते हैं। 24 को राजनाथ सिंह जी गए, 25 को मोदी जी गए। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र जाके प्रधानमंत्री जी ने भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख के स्मारक का उद्घाटन किया। उसके बाद 28 तारीख को प्रधानमंत्री कर्नाटक के उडुपी में जाते हैं और वहां पर 1 लाख लोगों ने गीता पाठ किया। उसी इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया। साथियों, श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा
कि 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति जी ने कुरुक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी, रक्षा मंत्री कुरुक्षेत्र जाके आए और प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में पांचजन्य शंख के स्मारक का उद्घाटन किया। अब इतने घटनाक्रम को देख के हम ये तो नहीं कह सकते कि महाभारत होने वाला है, हमें इसके लिए कुछ सपोर्टिंग एविडेंस भी देने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि महाभारत होने वाला है, इसके रिलेटेड अब मैं कुछ एविडेंस आपके सामने रखूँगा। मेरा पहला एविडेंस है कि प्रधानमंत्री जी हमें कुछ संकेत दे रहे हैं। पहलगाम अटैक के पहले प्रधानमंत्री जी जब भी युद्ध या शांति की बात करते थे तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। मगर पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री जी की टोन बदल चुकी है। अब प्रधानमंत्री जी भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, वही श्री कृष्ण जो शांति काल में बांसुरी बजा के प्रेम का संदेश देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे सुदर्शन चक्र भी उठाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के भाषणों से हमें ये संकेत मिलता है कि अब भारत श्री कृष्ण की नीति पे चलेगा। तो मेरा सेकंड एविडेंस है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया था कि अगर भारत पे कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को कि अगर भारत पे कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब ये जो अटैक हुआ है 10 नवंबर को दिल्ली में रेड फोर्ट के पास, उस अटैक को भारत सरकार ने ऑफिशियली एक टेररिस्ट अटैक घोषित किया है। इस अटैक की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें हमें क्लियरली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का हाथ नज़र आ रहा है। और मैं फिर से बता दूं कि इस अटैक को भारत ने एक्ट ऑफ वॉर ऑलरेडी घोषित कर दिया है, क्योंकि टेररिस्ट अटैक इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। मेरा तीसरा एविडेंस, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अब मैं तो कह रहा हूं कि महाभारत होने वाला है और राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर तो 3.5 दिन में खत्म हो गया था, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि महाभारत होने वाला है? तो इसके पीछे कारण है ये बयान। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। अब ये बयान जो है ये हमारे सेना प्रमुख की ओर से आया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तय करे, या तो वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रोक ले या तो फिर हम पाकिस्तान को इतिहास और भूगोल से मिटा देंगे। अब ये बयान अगर मैं दूँ या फिर कोई और दे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, पर यह बयान हमारे देश के सेना प्रमुख दे रहे हैं। अब ये बयान कोई आइसोलेशन में नहीं आया है, इस बयान के इर्द गिर्द बहुत सारे और भी बयान है। जैसे एक और बयान है जिसमें सेना कह रही है कि जीत तब तक नहीं मानी जाती जब तक आप दुश्मन की ज़मीन का एक हिस्सा नहीं जीत लेते। अब हमारे देश का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के पास है ये सबको पता है, कमेंट बॉक्स में बता देना वो कौन सा हिस्सा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें ये युद्ध लड़ना ज़रूरी है भी या नहीं। तो भारत पे सिर्फ 2 अटैक नहीं हुए हैं, पहलगाम का और दिल्ली रेड फोर्ट के पास जो अटैक हुआ, ये 2 ही अटैक भारत पे नहीं हुए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने भारत पे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक किए हैं, चाहे वो 26/11 हो, पार्लियामेंट अटैक हो या फिर 1993 का ब्लास्ट हो। बहुत सारे टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने भारत में किए हैं और हमने रिसेंट टाइम में उन अटैक्स का जवाब भी दिया है। उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक की और पहलगाम के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर फेज़ 1 किया। मगर उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं रोक रहा है। और एक चीज़
हमारे देश को समझनी होगी, देश के लोगों को समझनी होगी कि हमेशा सिर्फ अहिंसा और शांति की बात करके शांति प्रस्तापित नहीं होती। अहिंसा ज़रूरी है समाज में, बिल्कुल, मगर शांति प्रस्तापित करने के लिए शस्त्र उठाने पड़ते हैं। हम इस बात से भाग नहीं सकते कि सिर्फ अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ा के हम दुनिया में शांति प्रस्तापित कर देंगे। शांति जो है वो बातों से नहीं आती, शांति प्रस्तापित करनी पड़ती है, और जहाँ पे भी शांति प्रस्तापित हुई है वो शस्त्रों के आधार पे ही हुई है। और आखिर में ये जो युद्ध है, ये धर्म और अधर्म का ही युद्ध है। हम कभी भी युद्ध नहीं चाहते, हम एक शांति प्रिय देश है, मगर अगर हम पे कोई युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये हमें बताना पड़ेगा, और हमने बता दिया है। हमने नवंबर के शुरुआत में ही त्रिशूल एक्सरसाइज करके हमारी वॉर प्रिपेयर्डनेस दिखा दी है दुनिया को कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। तो अगर कोई भी हिमाकत चाहे वेस्ट पाकिस्तान करे या ईस्ट पाकिस्तान करे, हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं, हम जवाब देंगे। और अगर वो नहीं करते कोई ऐसी एक्टिविटी बट उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम पूरा अधिकार रखते हैं कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। हम टेररिस्ट अटैक होने का वेट नहीं करेंगे, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा एनालिसिस। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप मेरे एनालिसिस से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।